मैं बहुत दुखी इसलिए हूँ और इसलिए आपने पूछा तो मेरा दर्द जो है छलक गया। ऐसी चीज़ें ले गए जो मेरी 1.5 साल की मेहनत उसमें शामिल है। नोट, छोटे छोटे नोट्स। देखिए, अपने देश में मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो लगातार सिमटती और सिकुड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया पर नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं। अगर वो फंक्शन ठीक से करती तो हमारी सरकार कोई भी आवे, नेता कोई भी बने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन हमारा समाज लोकतांत्रिक ढंग से फंक्शन करता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 3 अक्टूबर वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड मारी थी। आपको मालूम है कि उसके बाद न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये पूरी कार्रवाई फॉरेन फंडिंग मामले में, आपको मालूम है कि ये पूरी कार्रवाई उस मामले में हुई थी और यूएपीए के तहत हुई थी। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर फैलती है वैसे ही हर जबान पर बस यही सवाल होता है कि क्या अब देश में बोलने पर, लिखने पर और सोचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि लोग तो ये भी सवाल करने लगे कि क्या ऐसा करना जायज है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करने वाले हैं और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उर्मिलेश जी मौजूद हैं। आपको मालूम है कि उर्मिलेश जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि जब उस दिन कई ठिकानों पर रेड होती है तो एक ठिकाना उर्मिलेश जी का भी था। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 3 अक्टूबर के दिन जब रेड हुई, आपके भी ठिकानों पर रेड होती है और जब रेड होती है तो हमने देखा कि आपके ठिकाने से कई किताबें, कई ऐसी अहम चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहा वो एक किताब थी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ लेकर गई थी। और ये किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी थी, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़रों से। क्या वाकई ऐसा हुआ है? देखिए, जो आपने पहले भूमिका बनाई तो उस पर मैं अपनी बात कह दूं कि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैं किसी भी संगठन, किसी भी अखबार, किसी भी टेलीविज़न चैनल से नहीं जुड़ा हूं। मेरा अपना एक निजी यूट्यूब चैनल जो अभी मैंने शुरू किया है तुरंत हाल के दिनों में, 2 सप्ताह हुआ, उसका नाम है उर्मिलेश संवाद। तो मेरा जो आइडेंटिटी आज की तारीख में है वो उर्मिलेश संवाद से है। न्यूज़ क्लिक के लिए मैं फ्रीलांसर के तौर पे काम करता हूँ। बहुत सारे, जैसे बीबीसी के लिए करता रहा हूँ या 40 सालों से, हाँ, और 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ मैं। मेरा अंतिम जो नौकरी थी वो राज्यसभा टेलीविज़न का, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था। नवभारत टाइम्स में, दैनिक हिंदुस्तान में तमाम जगह काम किया हूँ। तो ये मतलब मैं इसलिए बताया कि आपने चूँकि केवल एक प्रसंग दिया। तो अब रही बात आपकी कि क्यों क्या ले गए हमारे यहाँ से, हमें भी नहीं मालूम कि वो क्या ले गए। इतना सारा, क्योंकि हमको सब कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ ही चीज़ें नोट कराई गई। जो मटेरियल था, जैसे फ़ोन था, लैपटॉप था, किताबें कौन कौन ले गए मुझे नहीं मालूम, और कितने नोट्स ले गए। तीन मूर्ति लाइब्रेरी में बैठकर जो मैं पढ़ाई करता था अपनी आगे की किताब का, वो सब भी ले गए। हाँ, मैं बहुत दुखी इसलिए हूँ और इसलिए आपने पूछा तो मेरा दर्द जो है छलक गया। ऐसी चीज़ें ले गए जो मेरी 1.5 साल की मेहनत उसमें शामिल है। नोट, छोटे छोटे नोट्स, कोई फैक्ट्स, कोई सूचना इस तरह की। अब आपने नीतीश कुमार जी की जीवनी के बारे में पूछा, तो ऐसी बहुत सारी, मेरी बेटी की एक किताब आई हुई है। जो वो एक चैप्टर एक किताब में है, दरअसल उसकी अपनी किताब नहीं है, कोई एडिटेड किताब है, विदेशी प्रकाशक ने छापा है, बहुत दुनिया का जाना माना प्रकाशक। तो अब उसमें मेरी बेटी का भी एक रिसर्च पेपर है जो छपा है। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी बेटी का एक दुनिया के जाने माने प्रकाशन से छपा है, किताब एडिट किया है किसी ने, तो उसमें उसका भी है। वो भी किताब गायब हो गई, अपने साथ लेकर चले। और वो एक ही गिफ्ट कॉपी आई थी, वो भी। इसी तरह से आपने पूछा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उदयकांत जी ने किताब कोई हमको भिजवाई थी, या उन्होंने भिजवाई थी या राजकमल ने स्वयं भेजी थी, मैं नहीं जानता, लेकिन वो किताब मेरे पास आई थी। तो बहुत सारे प्रकाशक मुझे भेजते हैं किताबें ताकि मैं रिव्यू कर दूं या कम से कम पढूं और कुछ अपने फेसबुक पर ही लिखूं। बहुत सारे लोग भेजते हैं। तो वो किताब भी पढ़ी थी, वो किताब भी लेकर चले गए वो लोग। और वो किताब क्यों ले गए मैं नहीं जानता, क्या उसमें उनको मिलेगा। तो मैं
आई मीन मेरे पास इसकी कोई व्याख्या नहीं है, कोई समझ मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या क्या ले गए। बहुत सारी आई मीन डायरी भी ले गए, बहुत सारे क्या क्या ले गए, बहुत सारी डिटेल्स हाँ नहीं है नहीं। अच्छा, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी विशेष को खुश करने के लिए ऐसी चीजें की गई हैं। मैं नहीं जानता, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है अब कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि अब देश में बोलने पर, लिखने पर भी पाबंदी हो गई है, अब लोग सोच रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, ये सवाल आपका सही है। जो पहले पूछ रही थी उसका अब कोई तुक नहीं है, क्योंकि बहुत बोल चुका है भाई। आप हम लोग कह चुके हैं, बहुत सारे और लोग कह चुके हैं। देखिए, अपने देश में मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो लगातार सिमटती और सिकुड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कोई कह सकता है कि साहब हम तो मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स में यकीन ही नहीं करते। आप मत कीजिए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में यकीन करते हैं। यूएन की तरफ से जो आपको रिपोर्ट मिलती है उसमें तो यकीन करना पड़ता है। तो भाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, वो तो यूएन से जुड़ा हुआ है, उसमें इंडिया 131 पर है। तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो मीडिया में जो मीडिया की फ्रीडम का सवाल है, 161वें पोजीशन पर इंडिया आज है 180 मुल्कों में। और इतनी दुर्गति हुई है हमारी प्रेस फ्रीडम में कि आसपास के जो मुल्क हैं देश, हमारे देश के, उससे भी गई गुजरी स्थिति हो गई है। हाँ, और मुझे लगता है कि अगली बार जो आएगा फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, अब आप सोचिए कि उसमें क्या गति हमारी होगी। तो बहुत बुरा हाल है। और ये इसलिए हुआ है इतना कि जो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, संवैधानिक जो मैकेनिज्म तंत्र है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया पर नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं। अगर वो फंक्शन ठीक से करती तो हमारी सरकार कोई भी आवे, नेता कोई भी बने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन हमारा समाज लोकतांत्रिक ढंग से फंक्शन करता। लेकिन अगर लोकतांत्रिक ढंग से हमारा समाज फंक्शन नहीं कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे तंत्र में कोई खराबी है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं वाइब्रेंट नहीं हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो नेताओं के निर्देशों पर अचानक ठप हो जाती हैं। तो ये ठप क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम है। जी। और संविधान जब बना था तो यही अपेक्षा की गई थी कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी चौथा स्तंभ है, अलग अलग शक्तियों का, अलग अलग यूनिट्स का एक अलग अलग पावर रहेगी, अलग अलग शक्ति रहेगी, और वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगी, स्वायत्ता उनको होगी। तो उन संस्थाओं की स्वायत्ता में कमी आई है, उनको रौंदा गया है। और ये केवल इसी सरकार में नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता कि ये केवल इसी सरकार में, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन क्या इस सरकार में इस चीज को और बढ़ावा मिला है? हाँ, इस तंत्र में ये क्लाइमेक्स और बिल्कुल खराब ये इस स्थिति, ये जो इस सरकार में वो इस क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है, और पीक पर पहुंच गया है। जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि हम कांग्रेस की जब रिजीम थी तब भी हम आलोचना करते थे सरकार की, और मेरी तरह के बहुत सारे पत्रकार हैं जो आलोचना करते थे, लेकिन तब किसी को, आप जिक्र कर रहे थे मनमोहन सिंह के वक्त का, कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा कि स्थिति गंभीर हो गई। तब किसी भी पत्रकार को, मेरे जैसे या किसी और पत्रकार, सरकार की आलोचना करने के कारण देशद्रोही नहीं कहा जाता था, आतंकी नहीं कहा जाता था, शत्रु नहीं कहा जाता था, ये नहीं कहा जाता था कि तुम एजेंट हो, ये कभी नहीं कहा जाता था। ये पहला मौका है भारत में, यहाँ तक कि वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त भी आराम से सवाल जवाब। उस वक्त मुझे याद है कि मैं करगिल वॉर हिंदुस्तान अखबार है, आपके यहाँ से भी छपता है, बिहार से भी। मैं दिल्ली में हिंदुस्तान का स्पेशल करेस्पॉन्डेंट था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गया कवर करने करगिल वॉर मैंने कवर किया था हिंदुस्तान पूरे ग्रुप के लिए, हिंदी के, और 99 की बात है। और मैं 28 डेज वहाँ रहा करगिल में, वॉर में। ओके, 28 डेज। और मैं जब लौट कर आया तो अलग अलग क्षेत्रों में रहे, करगिल में रहे, द्रास में रहे, श्रीनगर भी रहे, कुछ दिन कुछ इधर उधर रहे।
तो मैं भारत के वे पत्रकार जिन्होंने करगिल वॉर कवर किया था, इसको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वॉर खत्म होने के बाद जी। अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। अच्छा। और मुझे भी एक कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से, कि आप इस भोजन ग्रहण करें हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का, और चूंकि आपने करगिल वॉर कवर किया है, देशभक्ति और वगैरह वगैरह जो भी उसमें लिखा था। तो मैं देश के और आज उसी पत्रकार पर उंगलियां उठ रही हैं। उसी पार्टी की सरकार, जिस पार्टी की वो सरकार थी, इस पार्टी की वो सरकार थी, तो आज और पत्रकार भी वही है। तो वही आश्चर्यजनक है कि ये उस मुल्क में आयरनी है, ये आयरनी है। तो इसलिए हो रहा है कि तब प्रचंड बहुमत नहीं थी उस सरकार के पास, एनडीए सरकार जो वाजपेयी जी की थी, आज प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। तो इस प्रचंड बहुमत ने लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो कंटेंट है गवर्नेंस का शासन का, उसको खत्म कर दिया है। लोगों में किसी भी चीज का लिहाज नहीं है, मर्यादा नहीं है संविधान की। संविधान को उन्होंने अपने पैरों तले दबा रखा है। ऐसा लगता है कि उनके लिए संविधान उनके अपने शब्द हैं, अपनी इच्छा ही उनके लिए संविधान है। आडवाणी जी वो इस सरकार में जो टॉप के लोग हैं, उनके वो गुरु माने जाते थे। मैं उनका मंत्रालय कवर करता था हिंदुस्तान अखबार के लिए, न जाने कठिन सवाल भी पूछते अरे कितनी बार, और न जाने कितनी यात्राएं मैंने उनके साथ की हैं, हवाई जहाज में भी। और तब कोई उंगली उठाता था? तब वो रोज हंसते थे। मान लीजिए हम लोग मिलते थे कई बार, और हम सवाल पूछते थे तो मुस्कुरा करके जवाब देते थे। जवाब नहीं देना होता था तो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज उसी पार्टी के नेतागण और उनके नेतागणों की सरकार पत्रकारों को इस तरह से ट्रीट कर रही है। मैं ही नहीं हूँ पत्रकार, अनिंदो चक्रवर्ती उसमें है, एनडीटीवी के एडिटर रह चुके हैं, एडिटर रविश कुमार वगैरह के एडिटर हो रहे हैं। इसके अलावा आप अभिसार शर्मा आज तक एबीपी न जाने कितने चरणों में रहा है, परंजय गुहा ठाकुर था, ईपीडब्ल्यू के संपादक रह चुके हैं, न जाने। अच्छा, आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि आपसे उस दिन क्या पूछा गया था, लेकिन हमारे पास जो क्षण की चीजें आई हैं उसमें था कि क्या आपने शाहीन बाग आंदोलन कवर किया? क्या आपने क्या पूछा गया ये हम नहीं, ये आपसे हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि एक पत्रकार से ये सवाल तो बनते हैं उर्मिलेश जी, तो फिर इस तरह की चीजें क्यों? नहीं, ऐसा है ना कि क्या पूछा गया ये उनके और हमारे बीच का मामला है, हम उस पर नहीं डाइवर्स करेंगे। एक आपसे सवाल ये मैं ये कहूँगा कि ये भारत के, मेरे लिए छोड़िए, मुझे वो क्या करेंगे मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अच्छा, आपको रिग्रेट है कि आपने सरकार के मूड के खिलाफ कुछ किया है? क्या रिग्रेट है आपको कि सरकार के मूड के खिलाफ आपने लिखा? सरकार के मूड के खिलाफ? मैं जानता नहीं सरकार का मूड क्या है। मैं तो लोकतंत्र में यकीन करता हूँ, संविधान में यकीन करता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं उसी के हिसाब से काम करता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे उर्मिलेश जी। आपको मालूम है कि जाने माने पत्रकार हैं, किसी परिचय के मुहताज नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ बताया है, तफसील से बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।